हेलो एवरीवन एंड वेलकम वंस अगेन। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करेंगे व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं इसके बेसिस पर ही आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये जो दोनों टॉपिक हैं इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इन कैलकुलेटिंग डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन है वो डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट के बेसिस पर ही होती है। कैसे होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम ये पहले समझ लेते हैं कि किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, जिसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। ओके, तो बच्चों आपने ज्योग्राफिकल टेरिटरी के बारे में सुना ही है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वहां पर हमारे भारत सरकार के लॉज चलते हैं। अगर कोई अंग्रेज भी उसमें क्राइम करेगा तो हमारे भारत सरकार के यानी कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसके जो लॉज हैं वो वहां पर अप्लाई होंगे। वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक, लेकिन इसके अलावा कुछ वाटर एरिया भी आता है और कुछ एयर स्पेस भी आता है। वो भी हमारे जुरिस्डिक्शन में होगा, यानी कि वहां पर हमारे कानून अप्लाई होंगे, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो कोई विदेशी नागरिक हो, फॉरेनर हो, वो भी यहां पर क्राइम करेगा इस ज्योग्राफिकल टेरिटरी में आके वहां पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे। यानी कि हमारा जो ज्यूरिसडिक्शन है वो यहां पर अप्लाई होगा और हमारी जो भारत सरकार है उसको गिरफ्तार कर सकती है, उस पे केस चला सकती है। वो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी एक हल्का सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर ज्योग्राफिकल टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी से अलग है तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक्चुअल में है क्या, कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, तो डोमेस्टिक टेरिटरी को समझने के लिए आप ये समझ लें, ऐसी वर्ल्ड में कोई भी जगह, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी शिप्स, अगर उसको हमारी भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड कर रही है तो वो जो जगह है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडियन एयरक्राफ्ट अगर कोई इंडियन एयरक्राफ्ट इंटरनेशनल एरिया में फ्लाई कर रहा है, लेकिन उस एयरक्राफ्ट को एडमिनिस्टर्ड कौन कर रहा है? हमारी भारत सरकार, यानी कि हमारे जो रेजिडेंट हैं वो इसको एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके बाद इंडियन शिप्स जो इंटरनेशनल वाटर में खड़े हुए हैं या फिर ट्रेवल कर रहे हैं, ये जो इंडियन शिप्स हैं इनको हमारे जो रेजिडेंट हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है इसको एडमिनिस्टर्ड कर रही है। तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इंडियन नेचुरल गैस और ऑयल रिग्स जो इंटरनेशनल वाटर में हैं और वहां पर काम कर रहे हैं, तो इसको भी हमारी जो गवर्नमेंट है एडमिनिस्टर्ड कर रही है, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। इसके अलावा दूसरे देशों में, फॉर एग्जांपल यूएसए, यूएसए के अंदर हमारी इंडियन एम्बेसी है, इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं, इंडियन मिलिट्री बेसिस हैं अगर वहां पर, तो ये जो इंडियन एम्बेसी की बिल्डिंग है इसको हमारी भारत सरकार इसको हमारी भारत सरकार एडमिनिस्टर्ड कर रही है। इंडियन कॉन्सुलेट्स को भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड कर रही है। इंडियन मिलिट्री बेस जो होगा उसको भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड कर रही है। अंडरस्टूड? तो ये जो बिल्डिंग है इंडियन एम्बेसी की, इंडियन कॉन्सुलेट्स की, इंडियन मिलिट्री बेस जितने भी हमारे किसी भी फॉरेन कंट्री में हैं वो सारे के सारे हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। लेकिन इसका उल्टा भी हो जाता है। हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसमें भी फॉरेन एम्बेसीज हैं,
फॉरेन कॉन्सुलेट्स हैं, फॉरेन मिलिट्री बेसेस हैं, हमारे एयर स्पेस और वाटर एरिया में फॉरेन एयरक्राफ्ट्स उड़ रहे हैं, फॉरेन शिप्स हैं, फॉरेन ऑयल्स एंड नेचुरल रिग्स हैं। ये जो जगह है, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इक्विपमेंट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, ऑयल एंड नेचुरल रिग्स जो कि फॉरेनर हैंडल कर रहे हैं, हमारे नहीं है। ये हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी में तो आते हैं, ये हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी में तो आते हैं, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई डोमेस्टिक टेरिटरी की? तो डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन ये हो गई, ऐसा कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया जिसको हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है और जहां पर पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली मूव कर सकती है, उस एरिया को हम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी बोलेंगे। ये थोड़ा सा ज्योग्राफिकल टेरिटरी से अलग है, क्योंकि ज्योग्राफिकल टेरिटरी के भी अंदर कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको हम फॉरेन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और मिलिट्री बेसेस बोलते हैं। वो हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी में तो आ रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएंगे, क्योंकि इन बिल्डिंग्स को हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड नहीं कर रही है। इन फॉरेन एयरक्राफ्ट्स को, इन फॉरेन शिप्स को, इन फॉरेन ऑयल एंड नेचुरल रिग्स को हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड नहीं कर रही है। However, they are in our geographical area but are not in the domestic territory. Understood? तो क्या डेफिनेशन हो गई हमारी? डेफिनेशन ये हो गई कि ऐसी कोई भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी जिसको हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट कर रही है और जहां पर पर्संस, गुड्स, कैपिटल सर्कुलेट हो रहे हैं फ्रीली, वो जगह हमारे भारत सरकार की इकोनॉमिक टेरिटरी होगी। और इसमें कुछ चीजें इंक्लूड होंगी और कुछ चीजें एक्सक्लूड होंगी, जो मैंने आपको ग्राफ में बता दिया। क्या क्या इंक्लूड होगा? एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर, टेरिटोरियल वाटर हमारा और एयर स्पेस इंक्लूड होगा। उसके अलावा एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस हमारे जो अब्रॉड में हैं, और बट एक्सक्लूडिंग द फॉरेन वंस लोकेटेड विद इन इट्स पॉलिटिकल फ्रंटियर, यानी कि हमारे इंडियन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स, नेचुरल एंड ऑयल रिग्स जो इंटरनेशनल एरिया में है या फिर फॉरेन कंट्री में है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होंगे, और इसका वाइस वर्सा। ऐसे इंडियन फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन कॉन्सुलेट्स, फॉरेन मिलिट्री बेसिस, फॉरेन एयरक्राफ्ट, फॉरेन शिप्स, फॉरेन नेशनल रिग्स जो हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी में हैं, वो हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी में हैं, लेकिन इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आएंगे। यही सब कुछ मैंने यहां पर रिटन में लिखा हुआ है, जो मैंने आपको ग्राफ में बताया। यानी कि ये सब इंक्लूड होगा, ये हमारी इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी है, ये है इकोनॉमिक टेरिटरी, ये भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, लेकिन ये ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं। ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, ये भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, और ये सब भी हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में नहीं आते, क्योंकि इनको हमारी भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेड नहीं कर रही है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लर्न कर लो, MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनी, फॉर एग्जांपल यहां पर कोई इंडिया के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इस मल्टीनेशनल कंपनी को हमारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करेगी, यानी कि ये जिस जगह पर होगी उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। कोई यूएसए की कंपनी है और इंडिया में है, तो वो अगर इंडिया में है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही मानी जाएगी। और यूएसए के अंदर जितनी भी एमएनसी होगी, जैसे मान लेते कोई इंडियन फर्म है यूएसए के अंदर, तो वो यूएसए की टेरिटरी में आएगी। बस ये कुछ चीजों को छोड़ दो आप, ये जो चीजें हैं जैसे फॉर एग्जांपल एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री बेसिस, एयरक्राफ्ट्स, शिप्स और नेचुरल एंड ऑयल रिग्स, इनको छोड़ के बाकी सारी जो चीजें हैं जहां पर हैं वही उसकी इकोनॉमिक टेरिटरी में आएंगी। क्योंकि एमएनसीज पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई जापान की
कंपनी है और इंडिया में है, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। अगर कोई इंडियन कंपनी जापान में है तो वो जापान की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। समझ आ गया आपको? अंडरस्टूड। ठीक है जी, अब हम समझते हैं रेजिडेंट क्या है। रेजिडेंट में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो रेजिडेंट जिस कंट्री में रह रहा है और उसी कंट्री के अंदर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, यानी कि पैसा वहीं से कमा रहा है और वहीं पे खर्च कर रहा है, तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट बोला जाएगा। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल मैं इंडिया में रह रहा हूं और इंडिया में ही कमा रहा हूं और इंडिया में ही खर्च कर रहा हूं और इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं। आपने बहुत नाम सुना होगा एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या है? नॉन रेजिडेंट इंडियन ऐसे इंडियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं, पैसा वहीं से कमा रहे हैं और वहीं पर खर्च कर रहे हैं, तो वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कोई फॉरेनर इंडिया में रह रहा हो और यहीं पर कमा रहा है और यहीं पर पैसा खर्च कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं है, उसके बच्चे भी यहीं रहेंगे, तो वो इंडिया का रेजिडेंट बोला जाएगा, इंडियन रेजिडेंट बोला जाएगा। तो आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ए रेजिडेंट वेदर ए पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन, यानी कि ये कोई पर्सन भी हो सकता है और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, यानी कि कंपनी भी हो सकती है। हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्स और इज लोकेटेड, यानी कि उसका जो इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में लाई करना चाहिए और जहां पर वो रह रहा है। अच्छा, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? द रेजिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी, द रेजिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम द लोकेशन, यानी कि अर्निंग, एक्सपेंडिचर्स और इन्वेस्टमेंट, यानी कि कमा भी यहीं से रहा है, एक्सपेंडिचर भी यहीं कर रहा है और इन्वेस्टमेंट भी यहीं कर रहा है। ऐसा अगर है तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट होगा। दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो वहां पे वो रह रहा हो और उसके बाद उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी में आए, ज्योग्राफिकल टेरिटरी में नहीं, इकोनॉमिक टेरिटरी में होना चाहिए, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम समझते हैं रेजिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस है। देखो भैया, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, इसका मीनिंग ये है कि आपने यहीं पे बर्थ लिया है। पहला रीजन, जिस कंट्री में आपका जन्म होगा, आपका बर्थ होगा, आप उस कंट्री के सिटीजन ऑटोमेटिकली हो जाओगे। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट ने आपको राइट्स दे दिए हैं कि आप यहाँ के सिटीजन हैं, किस बेसिस पर आप उस कंट्री में अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर कुछ टैलेंट है और उस कंट्री की प्रोग्रेस में आपने योगदान दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो आप उस कंट्री के सिटीजन बना दिए जाओगे बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो ये हो गया सिटीजन। अब रेजिडेंट क्या है? रेजिडेंट का मीनिंग तो केवल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है, सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है। कोई बंदा इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन एक रेजिडेंट हो सकता है, और कोई बंदा इंडिया का सिटीजन है तो हो सकता है कि वो रेजिडेंट ना हो। जैसे मैंने आपको एनआरआई का एग्जांपल दिया। एनआरआई जो है, जो ऐसे लोग, ऐसे इंडियन लोग जो बाहर जाके विदेशों में यानी कि फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, उन्होंने जन्म तो यहीं पे लिया था, तो सिटीजन है इंडिया के, लेकिन रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट क्यों नहीं है? एक तो वो यहां पर रह नहीं रहे, पहला क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हो रहा। दूसरा, उसके बाद इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका इंडिया में नहीं है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से मीनिंग है कि यहां पर वो कमा नहीं रहे हैं, उसी दूसरे कंट्री में अर्न कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ खर्च नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो रेजिडेंट नहीं है। सिटीजन तो हैं, रेजिडेंट नहीं है। ओके जी। तो सिटीजन जो है,
सिटीजनशिप जो है वो एक लीगल कंसेप्ट भी हो सकता है और एक बर्थ कंसेप्ट भी हो सकता है, लेकिन रेजिडेंट का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीटली 100% इकोनॉमिक कंसेप्ट है। और मैंने लिखा भी हुआ है, एक जो फॉरेनर है कैन ऑल्सो बी ए रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इफ ही फुलफिल रेजिडेंट क्राइटेरिया। और एक कंट्री का जो सिटीजन है वो अगर क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है, दो एक तो वो रह नहीं रहा और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सिटीजन तो होगा लेकिन रेजिडेंट नहीं होगा। अंडरस्टूड, समझ आ गया? ठीक है जी। अब हम समझते हैं नॉन रेजिडेंट्स के एग्जांपल्स। फॉलोइंग आर नॉट ट्रीटेड एज resident of a country in which they live as they do not fulfill the criteria of economic interest। सबसे पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में भी यानी कि इंडिया में भी बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर हैं, यानी कि ऑफिसेस हैं। वर्ल्ड बैंक है, हु है, आईएमएफ है, आईएलओ है। ये सारे के सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं होंगे, बल्कि इंटरनेशनल एरिया के माने जाते हैं। यानी कि अगर डब्ल्यूएचओ की जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है, हमारी कंट्री में है उसकी बिल्डिंग, तो वो जो संस्था है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है हु और वर्ल्ड बैंक हमारे इंडिया के रेजिडेंट में नहीं माने जाएंगे। उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं, ओके जी, आर ट्रीटेड एज रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री दे बिलोंग टू। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यूएचओ का जो ऑफिस है आईटीयू में है, आईटीयू से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग दिख जाएगी। तो उस डब्ल्यूएचओ की बिल्डिंग में एक रशियन काम कर रहा है, एक जापानी काम कर रहा है और एक इंडियन काम कर रहा है। तो रशियन जो है वो काम कर रहा है, तो रशियन रशिया का रेजिडेंट बोला जाएगा, जापानी जापानी जापान का रेजिडेंट बोला जाएगा, और इंडियन जो काम कर रहा है वो इंडिया का रेजिडेंट बोला जाएगा। कहने का मीन है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो भी बंदे काम कर रहे हैं, वो जो बंदे हैं जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं उसी कंट्री के रेजिडेंट बोले जाएंगे। अंडरस्टूड? वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस दी बॉर्डर, होता क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे लोग काम करने के लिए दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक इंडियन पाकिस्तान गया है काम करने के लिए, तो पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, वो इंडिया का ही रेजिडेंट कहलाएगा। एक रशियन इंडिया में काम करने के लिए आया है इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके, वो रशियन का रेजिडेंट कहलाएगा, इंडिया का नहीं कहलाएगा, बल्कि वो यहां कुछ देर के लिए आया है रहने के लिए। फॉरेन विजिटर्स और ट्रेवलर्स, ये तो नॉर्मल है, थोड़े दिन के लिए आए हैं, विजिट करके चले जाएंगे। ट्रेवलर्स वगैरह जो है इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, घूमने के लिए आए हैं, ना रहेंगे, कुछ दिन के लिए रहेंगे और कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी नहीं है इनका, चले जाना है इनको, तो ये नहीं माने जाएंगे रेजिडेंट। जिस कंट्री में अभी वो हैं नॉन रेजिडेंट बोले जाएंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज एंड मेंबर्स ऑफ फॉरेन आर्म्ड फोर्सेस लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। ओके जी, पाकिस्तानी एम्बेसीज इंडिया में है, तो जितने भी बंदे पाकिस्तानी एम्बेसीज में पाकिस्तान के जो बंदे हैं वो काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के रेजिडेंट बोले जाएंगे, इंडिया के नहीं बोले जाएंगे। उसके अलावा द फॉरेन शिप्स वगैरह अगर जितनी भी हैं, फॉरेन शिप्स, एयरक्राफ्ट, उसमें जितने भी बंदे काम कर रहे हैं फॉरेनर, द क्रू ऑफ फॉरेन शिप्स एयरक्राफ्ट आर ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट्स, क्योंकि जितने भी फॉरेनर इनके अंदर काम कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है और ना ही वो इंडिया में ज्यादा टाइम के लिए रहेंगे। अंडरस्टूड? एक कंसेप्ट और है 1 ईयर का, अगर कोई बंदा 1 साल से ऊपर यहाँ पे रह रहा है तो वो उस कंट्री का रेजिडेंट हो जाता है। लेकिन इतना क्वेश्चन हमारे यहाँ आता नहीं है, ज्यादा नहीं समझना आपको, बस 2 कॉन्सेप्ट से आप समझ लें कि वो बंदा यहाँ पे रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में लाई कर रहा है, तो इंडिया का रेजिडेंट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, कुछ चीजें आपको ये याद रखनी है जो मैंने आपको बताई हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके भी आप लर्न कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको इंक्लूड करना है, किसको इंक्लूड नहीं करना है। थोड़ा सा 2 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएंगी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन
जिस कंट्री में है उस कंट्री की रेजिडेंट नहीं होंगी। जितने भी फॉरेन एम्प्लॉइज हैं इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसी कंट्री के रेजिडेंट बोले जाएंगे जिस कंट्री के वो हैं। अक्रॉस बॉर्डर यानी कि जो वर्कर्स हैं क्रॉस करके आए हैं काम करने के लिए कुछ दिन के लिए नहीं माने जाएंगे। फॉरेन विजिटर्स और ट्रेवलर्स नहीं आएंगे। और जो फॉरेन स्टाफ होगा एम्बेसीज का, कॉन्सुलेट्स का, फॉरेन स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस का, उसके बाद एयरक्राफ्ट, शिप्स और नेशनल एयर गैस और रिग्स में जो बंदे काम कर रहे हैं, जो फॉरेनर हैं, वो भी रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। उसी कंट्री के रेजिडेंट माने जाएंगे जिस कंट्री के वो हैं। ठीक है, ओके जी, एक क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, अब ये समझते हैं। इंडियंस एम्प्लॉयड इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, अभी बताया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो वो उसी कंट्री का रेजिडेंट माना जाएगा जिस कंट्री का वो नागरिक है। तो इंडियन काम कर रहा है ना, ठीक है, डब्ल्यूएचओ में काम कर रहा है और इंडिया के अंदर ही है, तो इंडिया का रेजिडेंट बोला जाएगा। यस, कहां का रेजिडेंट बोला जाएगा? इंडियन रेजिडेंट बोला जाएगा। ठीक है जी, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेजिडेंट। एक अमेरिकन है, टूरिस्ट है, इंडिया में रह रहा है कुछ दिन के लिए। टूरिस्ट का तो मैंने बता ही दिया आपको, एक तो ये ज्यादा टाइम तक रहेगा नहीं और इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी लाई नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो ये नॉन रेजिडेंट कहलाएगा जी, इंडिया का रेजिडेंट नहीं होगा। इंडियन वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द पावर प्रोजेक्ट ऑफ नेपाल ऑन डेली बेसिस एंड क्रॉसिंग इनटू इंडियन टेरिटरी एवरी वीक, तो ये भैया नेपाल का रेजिडेंट नहीं बोला जाएगा, इंडिया का ही रेजिडेंट बोला जाएगा, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट क्राइटेरिया है, दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे। एक तो उसका नेपाल में रह नहीं रहा ज्यादा टाइम के लिए और उसका इंटरेस्ट भी नेपाल में नहीं है, वो इंडिया में ही उसका इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इंडिया में ही रह रहा है क्योंकि वो बार बार एवरी वीक वापस आ रहा है। इंडियन वर्किंग इन द यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, ओके जी, यूएसए जो एम्बेसी है वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है? नहीं है, वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है। लेकिन जो इंडियन काम कर रहा है, दूसरे की इकोनॉमिक टेरिटरी में काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसका इंटरेस्ट कहां पे रह रहा है? ये इंडिया में ही रह रहा है और उसके अलावा इसका इंटरेस्ट भी इंडिया में ही लाई कर रहा है, तो ये इंडिया का रेजिडेंट बोला जाएगा। अंडरस्टूड? उसके अलावा जब जैसे ही ये चैप्टर कवर अप होता है, उसके अलावा बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे एक साथ। अभी का सेशन हम यहीं ओवर करते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा और रेजिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी में आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि रेजिडेंट क्या होते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी क्या होती है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जैसे अभी हमने ये 4 आइटम्स किए हैं। जैसे ही अभी हमारे इस सेक्शन के 2 या 3 वीडियो लेक्चर और आने वाले हैं, उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।